हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक है एक बार फिर आपका आपके अपने परिवार सक्षम के इस ऑनलाइन वन दरोगा कोर्स में। और देखिए हम लोग काफ़ी कुछ कर चुके हैं। जय प्रक्रम हमारा ये आज लास्ट इसका जो पार्ट बचता है। आज हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए उत्सर्जन तंत्र के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया कल वाले लेक्चर में दे दिया था। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को वहाँ से आइडिया हो गया होगा कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। और अभी तक जिन लोगों ने अभी तक जो टेस्ट नहीं दिया है, जीवों में विविधता वाला जो टेस्ट है, बहुत सारे ग्रुप में बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है पहला वाला। तो कल एक टेस्ट आपका फिर से होने वाला है। आपके पहले वाले टेस्ट में मार्क्स ठीक नहीं आए थे, इसलिए जो कल का टेस्ट होगा आप प्लीज़ उसे पढ़ के दीजिएगा। जो भी टेस्ट होगा आपका एप्लीकेशन पे होगा और उसमें आपके 100 मार्क्स या 80 टू 100 मार्क्स का वो आपका टेस्ट होगा। तो इसलिए जीवों में विविधता वाला जो चैप्टर है उससे अच्छे से पढ़ लीजिए और कल का टेस्ट दे दीजिए। तो ये जो जय प्रक्रम है इसमें ये हमारा लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर इन द सेंस लास्ट पार्ट इसका होगा। उत्सर्जन तंत्र के बारे में मैंने कल आपको कुछ चीज़ें बताई थी। उत्सर्जन का मीनिंग होता क्या है कि आपको किसी चीज़ को बॉडी से बाहर निकालना है। वो कौन सी चीज़ें होती हैं? कुछ अनवांटेड चीज़ें होती हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल होता है जो हमें बॉडी को जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, और वो हमें क्या करना होता है? बॉडी से बाहर निकालना होता है। इसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। जैसे मैंने आपको बताया था, लेट सपोज CO2 के बारे में मैंने बात की थी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेरा क्या है? एक वेस्ट मटेरियल है। इसको हमें बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो कौन इसे बाहर निकालता है? सर लंग्स के थ्रू हम इसे बाहर निकाल देते हैं। फेफड़े होते हैं, फेफड़ों से CO2 बाहर निकाल दी जाती है। ऐसे आपका जब स्वेटिंग होती है, जब पसीना होता है, तो त्वचा के माध्यम से ये वेस्ट जो होता है इसे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो हमारे पास क्या है? एक हमारे जैसे फेफड़े हो गए या फिर हमारी त्वचा हो गई, ये भी हमारे क्या हो सकते हैं? कुछ एक्सक्रेटरी ऑर्गन हो सकते हैं, मतलब उत्सर्जन अंग ये हो सकते हैं। लेकिन जो मेजर उत्सर्जन अंग होता है जिसमें आपके कुछ बॉडी में कुछ नाइट्रोजन युक्त कुछ वर्ज्य पदार्थ बनते हैं। कैसे? नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ। सर नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन की आपकी मात्रा होती है। जैसे मैं अगर सिंपल से बात करता हूँ, जैसे CO2 है तो सर एक कार्बन युक्त है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। इट मीन्स उसमें आपके कार्बन के कंपोनेंट होंगे, उसमें कार्बन के कंपाउंड आपको मिलेंगे। ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास कुछ नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य होता है। नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य में क्या होता है सर? जैसे आपका सिंपल सी बात है, जैसे यूरिया हो गया। ठीक है। तो ये आपका क्या है? एक नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य है। कल आपको मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं, तो आपको छोटा सा एक रिवाइज करवा रहा हूँ। तो जो यूरिया का फॉर्मूला होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोगों की एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे सिंपल सी बात है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो CH4N2O है होता है। तो आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं। तो ये यूरिया का फॉर्मूला है। ऐसे आपका जो नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ होता है वह आपका एक यूरिक एसिड हो सकता है। क्या हो सकते हैं? यूरिक एसिड। आपने बहुत नाम सुना होगा, जब आदमी जैसे जैसे एजिड होता जाता है तो उसमें क्या बोला जाता है? डॉक्टर के पास जाता है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है। इट मीन्स आपका वो जो उसमें नाइट्रोजन वर्ज्य जो पदार्थ है वो आपके जोड़ों में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उनके जोड़ों में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है सर? स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग आने से क्या होता है? फिर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है जोड़ों में। ठीक है। तो देखिए अगर ये आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकला तो फिर ये क्या करेगा? बॉडी में आपको प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक। आपका एक ऐसे ही अमोनिया होता है। ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्या करना होता है? जैसे सिंपल सी बात है, अगर यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, जब मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। तो ये आपका जैसे एक यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, अमोनिया आपका NH3 हो जाता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन का कंपोनेंट है, यहाँ पे भी आपका नाइट्रोजन का कंपोनेंट है, यहाँ पे भी आपका नाइट्रोजन का कंपोनेंट है। तो ये सारा क्या है सर? मेरा अनवांटेड पदार्थ है या वेस्ट मटेरियल हम इसे कह सकते हैं। ठीक है। तो इसे करना क्या होता है? हमें हमें इसको बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो जिस ऑर्गन के माध्यम से, जिस अंग के माध्यम से हम इसे बाहर निकाल देते हैं उसे बोला जाता है वृक्क, या फिर इसे बोल देते हैं हम किडनी। क्या बोल देते हैं? किडनी। तो किडनी के माध्यम से हम इसे बाहर निकाल देते हैं। इसलिए जो किडनी होता है वो एक मेजर ऑर्गन माना जाता है। मेजर मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसे मान लीजिए ये हमारे सहायक हो सकते हैं। कौन से? जैसे मेरा लंग्स हो गया है, ये मेरा सहायक हो सकता है, त्वचा हो सकती है, ये सहायक हो सकते हैं। लेकिन किडनी जो वृक्क होता है वो एक मेजर ऑर्गन होता है। इससे हम क्या करते हैं? इससे हम जो नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ जो होते हैं इनको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। और
इसलिए हमें वृक्क के बारे में आज स्टडी करनी है कि वृक्क किस टाइप से ये जो नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ होता है इनको शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो देखिए जितने भी ऑर्गन हमारे होते हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, इट मीन्स जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स जिन्हें हम नाम दे देते हैं, जो हमारा क्या करते हैं, जो हमारा ऐसे ऑर्गन जो वर्ज्य पदार्थ जो होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालते हैं, उन्हें बोल दिया जाता है एक्सक्रेटरी ऑर्गन। ठीक है, या उत्सर्जन अंग में से नाम दे देता हूँ, उत्सर्जन अंग उन्हें हम नाम दे देते हैं। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन जब ये अंग आपस में मिलते हैं, ठीक है, जब ये सारे अंग आपस में मिल गए, ठीक है, अब जैसे मैं सिंपल इसी की बात करता हूँ, यहाँ पे ये वृक्क की बात करता हूँ, तो वृक्क में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका मूत्राशय हो गया, आपकी मूत्रवाहिनियाँ हो गया, आपके वृक्क हो गया, वृक्क के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रीनल आर्टरीज आपकी होती हैं, धमनियाँ होती हैं, सिराएँ होती हैं। ठीक है, तो इन सबको कलेक्टिवली एक चीज़ बोल दिया जाता है जिसे बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, हिंदी में जिसको दे देते हैं नाम तंत्र। इट मीन्स इन सबको कंबाइन करके जो सारे ऑर्गन जो एक्सक्रेटरी का काम करते हैं, उत्सर्जन का काम जो करते हैं, इन सबको मिला के हम इसे नाम दे देते हैं उत्सर्जन तंत्र। इतनी बात सबको समझ में आई है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ें मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी थी, छोटा सा रिवाइज करवा रहा हूँ सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इनकेस अगर आपको इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं कि सर आपको जो कोई भी आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी एक वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी के अंदर का कोई समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जो आपको टेस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उन टेस्ट में अगर आपको कोई सॉल्यूशन में अगर कोई किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप उसे बता दीजिए। आप ऐसे मत सोचिएगा कि छोड़ो यार क्या बताऊँ मैं, या ढूंढ लूँगा। ठीक है, एनसीईआरटी को ज़्यादा फोकस कीजिए, हमेशा कहते रहता हूँ एनसीईआरटी को फोकस कर दीजिए। एनसीईआरटी के अंदर चाहे गलत ही क्यों नहीं लिखा हुआ है कुछ चीज़ें, आपको एनसीईआरटी का जो आंसर होता है उसी को ही फाइनली कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए एनसीईआरटी के अंदर ही रहना है, इसके अंदर जितना लिखा हुआ है उसे ही पढ़ना है। उसे पढ़ने का मीनिंग ये है कि जैसे सिंपल सी बात है, जो हम कहते हैं कि सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्पर्म। ठीक है, लेकिन कुछ जगह क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है आरबीसी। ठीक है, तो थोड़ा देखो, अब हमें यहाँ पे बुक नहीं, हमें यहाँ पे पब्लिश करनी है, या फिर आप किसी भी साइंटिस्ट की बुक उठा के ले आओ, चाहे उसमें आरबीसी ही सबसे छोटा कोशिका क्यों ना हो, बट जब भी आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप हमेशा स्पर्म ही मार के आओगे। ठीक है, वैसे होता क्या है इनमें, सिंपल सी बात है, इसमें थिकनेस के कारण इसे कोई छोटा मान लेता है। किसके कारण? थिकनेस, इसकी मोटाई के कारण हम इसे छोटा मानते हैं। स्पर्म क्या होता है, स्पर्म को आयतन के हिसाब से छोटा मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इसमें ना थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी चलती रहती है, लेकिन हमें वो कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, हमें तो सर पेपर निकालना है, हमें तो सर हमें स्टार चाहिए, है ना। तो इसलिए आप इसमें मार के आइए, इसलिए कहता हूँ कि आप केवल एनसीईआरटी को ही फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए, तो हमने अभी तक जितनी भी हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने श्वसन के बारे में हमने बात की, हमने पाचन के बारे में बात की, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र के हमने बारे में बात की। तो हम यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं मानव के बारे में। हमने जब जाना तो हमने जाना मानव में श्वसन कैसे होता है, मानव में पाचन कैसे होता है। ठीक है, लेकिन हमें ये भी जाना कि कोई भी जो जीव होते हैं, जो जीवधारी हैं, मतलब रेप्टाइल्स का ले लो, या फिर उभयचर या स्तन जो आपके स्थल वाले होते हैं, या फिर आपके रेप्टाइल्स जो होते हैं, या फिर हम उनकी बात करें जो अकशेरुकी प्राणी होते हैं जिसमें सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा वगैरह आ जाता है, हमने उनके बारे में भी जाना कि इनके जो मेजर अंग होते हैं, उनका श्वसन का अंग क्या होता है, वो पाचन कैसे करते हैं, वो आपका उनमें सर्कुलेशन का क्या सिस्टम होता है, हमने उनके बारे में जाना। ठीक है, ऐसे ही हम क्या जाने उत्सर्जन के बारे में कि जो हमारे जीवधारी होते हैं वो उत्सर्जन कैसे करते हैं। जैसे हमें तो मालूम हो गया जो हमारा मनुष्य है कि सर मनुष्य का जो है वृक्क के माध्यम से ये क्या करते हैं, यूरिया निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा जो उत्सर्जी पदार्थ जो होता है, जो हम उत्सर्जन के रूप में निकालते हैं, वो क्या निकालते हैं हम सर, यूरिया हम निकालते हैं। ऐसे ही जो जीवधारी होते हैं वो क्या उत्सर्जन के रूप में कौन सा पदार्थ निकालते हैं, ये हमें जानना जरूरी है, और ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये यूरिया तो कोई नहीं पूछेगा, तो यहाँ पे मैंने इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 1, 2 एंड 3। ऐसे जीवधारी जो यूरिया निकालते हैं, जो क्या निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं, उन्हें बोला जाता है यूरियोटैलिक। क्या नाम दे दिया जाता है, यूरियोटैलिक। यूरिया से आप नाम याद रख सकते हैं, यूरियोटैलिक। ठीक है, कौन निकालता है सर, मनुष्य। तो क्या सर मनुष्य ये सारी चीज़ें निकालता है? नहीं, देखिए मनुष्य के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्या होते हैं, जो आपके यूरियोटैलिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? सर मनुष्य के अलावा आपका हो सकता है, जैसे आपका
स्तनधारी, देखो मनुष्य किस में आता है, तो स्तनधारी में आता है। तो स्तनधारी में क्या आ जाता है आपका, व्हेल। देखो ये कभी पेपर में पूछ लिया जाता है, व्हेल किस में, व्हेल का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो आप क्या मार के आओगे, यूरिया। तो यूरिया याद रखिए, जो आपके स्तनधारी होते हैं वो क्या निकालेंगे, यूरिया निकालेंगे। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई है। अब देखिए ये व्हेल हो गई। अब सर सील एक आता है ना, सील, ये देखो आपको किसी को व्हेल में कन्फ्यूजन हो रही तो शायद, अब मुझे लगता नहीं है कि इसमें आपको कन्फ्यूजन होगी। तो देखिए सील भी क्या निकालेगा, यूरिया निकालेगा। आपका अगर मैं टोड की बात करूं, टोड समझ में आता है सबको, बिल्कुल सर। अगर टोड आपके समझ में आता है तो जो टोड होता है, और जो मेंढक, मेंढक भी आपका क्या निकालेगा, यूरिया निकालेगा। ऊंट हो गया आपका, और कंगारू, क्या कंगारू, ये सारे के सारे क्या निकालेंगे, स्तनधारी में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो ये सारा क्या निकालेंगे सर, यूरिया निकालेंगे। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यूरियोटैलिक समझ में आया। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं ऐसे जीव जो क्या निकालते हैं, यूरिक एसिड जो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, यूरिक एसिड जो निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी जीव यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, इट मीन जो उनका वर्ज्य पदार्थ होता है या उत्सर्जन के रूप में जिस पदार्थ को निकालते हैं वो क्या होता है, यूरिक एसिड। तो होता क्या है, इनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। क्या होता है, इसमें पानी का अभाव होता है। पानी के अभाव होने के कारण ये क्या निकालते हैं, अपना यूरिक एसिड निकालते हैं। और कैसा होता है इनका जो यूरिया या इनका जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वो सॉलिड की फॉर्म में होता है। ठीक है, कैसा होता है, सॉलिड की फॉर्म में होता है। क्यों होता है, क्योंकि सर इसमें पानी का अभाव हो जाता है, इसलिए इनका सॉलिड की फॉर्म में होता है। कौन कौन से इसमें आ जाते हैं हमारे सर, सांप, छिपकली, पक्षी, ये सारे के सारे क्या होंगे, यूरिकॉटेलिक होंगे। परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि छिपकली का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, या छिपकली किस टाइप का इसमें उत्सर्जन होता है, यूरियोटैलिक होता है, यूरिकॉटैलिक होता है, या अमोनोटैलिक होता है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जैसे आपको क्वेश्चन दे दूंगा मैं, तो वो वहाँ पे समझ में आपको आ जाएगा, समझ में। ठीक है, चलिए। और लास्ट इसमें आता है सर अमोनोटैलिक। हमेशा याद रखिए, अमोनिया, ये वो जीवधारी होते हैं जो पहले वाटर में रहेंगे, मतलब इनमें पानी की कमी नहीं होती है। क्या नहीं होती, इनमें पानी की कमी नहीं होती है। और बेसिकली ये वो जीव होते हैं जो कहाँ रहते हैं, पानी में रहेंगे। कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। तो अब मुझे लगता नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूँ पानी में रहने वाले जीव, तो आपको पता है फिश, मछली सर पानी में रहती है, बिल्कुल सर, मछली पानी में रहती है। और अमीबा, देखिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। फिश हो सकता है यहाँ पे, आपका अमीबा हो सकता है। ठीक है, अमीबा, अमीबा कहाँ रहता है, अमीबा सर ऐसे जगह पे रहता है जहाँ पे थोड़ा वार्म वाटर होता है, वार्म बोले तो थोड़ा गर्म पानी होता है, वहाँ पे अमीबा आपका पाया जाता है। और सर पता है जब आपको अमीबा में बात करो तो यहाँ पे जाहिर सी बात है सर पैरामीशियम भी आना चाहिए। ठीक है, और क्या आना चाहिए, और क्या क्या होते हैं, टेडपोल हमेशा याद रखना। टेडपोल, टेडपोल पता है ना, जो मेंढक का जो लार्वा होता है, तो जो मेंढक का लार्वा होता है जब वो पानी में होता है तो वो अमोनिया ही उत्सर्जित करेगा। ठीक है, और जो वयस्क मेंढक होगा वो क्या उत्सर्जित करेगा, जो वयस्क मेंढक का उत्सर्जित पदार्थ होगा वो हमारा होगा यूरियोटैलिक, मतलब यूरिया का वो स्रावण करेगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ऐसी लंग्स के केस में भी होता है। ब्रीथ, जो छोटा होगा मतलब लार्वा के जब फॉर्म में होता है उसका ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया समझते हैं, वातक तंत्र जिसे हम नाम दे देते हैं, वातक तंत्र। वातक तंत्र बोले तो सर जो हमारी ग्रसनी जो होती है जिसमें जो विंड पाइप होता है, उसी से वो हमारा क्या करेगा, सांस लेगा, उसी से बाहर भेज देगा। तो कौन सा सर, जब टेडपोल होता है, जो मेंढक लार्वा के फॉर्म में होता है तब। ठीक है, नहीं लार्वा के फॉर्म में नहीं, सॉरी लार्वा के फॉर्म में नहीं, जब आपका क्या होगा लार्वा के फॉर्म में होगा तब तो वो गिल से करेगा। किससे करेगा, गिल्स से करेगा। ठीक है, ये भूल जाओ, ये तब क्या करेगा, गिल से करेगा। और जब बड़ा हो जाता है मेंढक तो फिर क्या करेगा, वो आपका कुछ फेफड़े से करते हैं, और कुछ जो छोटे होते हैं वो किससे करेंगे, फिर त्वचा से करेंगे। ठीक है, तो पेपर में यही आ जाता है, या तो आएगा वयस्क मेंढक, तो वयस्क मेंढक, मेंढक कैसे मारोगे, फेफड़े मारोगे। और जो छोटा मेंढक आएगा, छोटा बोले तो लार्वा फॉर्म में टेडपोल, याद रखो टेडपोल, तो टेडपोल हमेशा किससे करेगा, गिल से करेगा। ठीक है, तो इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी होती हैं। ठीक है, तो अमोनिया क्या क्या निकालेंगे सर, ये फिश निकालेगा आपका, आपका जो कुछ पाइला, या फिर कुछ आप और क्या जाता है इसमें, सिलेंट्रेटा हो गया, हाइड्रा हो गया। ठीक है, वो सारे के सारे किस में आएंगे, अमोनिया उत्सर्जित में आएंगे। ठीक है, अच्छा सर आपने हमें एक चीज़ नहीं बताई अभी यहाँ पे, सर क्या नहीं बताया, कीट सर, क्या कीटों का क्या उत्सर्जी अंग क्या होता होगा, या उत्सर्जी पदार्थ क्या होता होगा कीटों का। तो हमेशा याद रखिए जो कीट होते हैं, कीट आपको पता है ना, ऑर्थोपोडा में आते हैं कीट, जो जो कीट होंगे वो उनका जो उत्सर्जी पदार्थ होगा वो क्या होगा, वो यूरिक एसिड होता है, ये याद रखिए। ठीक है, समझ में आई सबको कहानी।
मुझे लगता नहीं है कि मैंने यहाँ पे आपके कोई चीज़ छोड़ी हुई है। इससे रिलेटेड आपका कुछ भी यहाँ पे छोटा नहीं है, जो भी आएगा बस इतने से ही आएगा। और आपको रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। बेसिक्स अगर समझ जाओगे तो क्वेश्चन कर ले जाओगे। अगर बेसिक्स अच्छे नहीं होंगे तो क्वेश्चन चाहे बेकार सा क्वेश्चन भी आ जाए ना, बिल्कुल छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन भी आ जाए ना, तो वो भी अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, गलत ही मार के आओगे। ठीक है, तो अपने बेसिक्स अच्छे रखो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, और ये वन लाइनर ना रटना छोड़ दो, इन्हें वन लाइनर को रटना, इनको समझ जाओगे तो वन लाइनर अपने आप ही हो जाएंगे यार। ठीक, तो अभी तक हमने बात की इन सारी चीज़ों के बारे में कि जो हमारे जीव होते हैं उनके उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं। अब हम मेन बात करेंगे अपने इसके बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्चुअल में ब्रिक होता क्या है और ब्रिक में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये डायग्राम किस लिए है। ये होता क्या है कि देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि अब जो मेरा किडनी है, वो किडनी का काम क्या होगा, इस किडनी का काम होगा मेरे ब्लड को फिल्ट्रेशन करना। ठीक है, या फिर यूरिया को छानना। और यूरिया कहाँ पे बनता है, यूरिया याद रखिए, यूरिया कहाँ पे बनेगा मेरा, यकृत में बनता है। यूरिया कहाँ बनेगा मेरा, यकृत में बनेगा। और छनेगा कहाँ पे, वो मेरा किडनी में छनेगा। ठीक है, किडनी में एक सेल होती है, यहाँ पे ये किडनी दिख रही है, इस टाइप से यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं। सेल होती हैं, सेल का गुच्छा होता है यहाँ पे, कोशिका गुच्छ जिसे हम नाम दे देते हैं। एनसीईआरटी में कोशिका गुच्छ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कोशिका का एक गुच्छ होता है। ये जो नेफ्रॉन होते हैं, यहाँ पे कम से कम आपके 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 10 लाख मतलब 10 लाख इस तरफ, 10 लाख इस तरफ। होता कैसा नेफ्रॉन, एक ये कोशिकाओं का गुच्छ होता है। ठीक है, इन्हीं नेफ्रॉनों की सहायता से होता क्या है, जो मेरा यूरिया होता है उसका क्या होता है, छनन होता है, उसका फिल्ट्रेशन होता है। यूरिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। कौन कौन सी चीज़ें होती है सर, देखिए यूरिया के अंदर तो एक आपके कुछ वर्ज्य पदार्थ हो गए, जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं, ये तो होंगे ही होंगे। लेकिन उसके अलावा यूरिया में क्या होता है सर, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज होगा, जी बिल्कुल होगा सर। प्रोटीन्स आपके उसमें होंगे, जिसको हम अमाइनो एसिड हम जैसे नाम दे देते हैं। आपके कुछ लवण हो सकते हैं, लवण होंगे। आपका जल होगा। ठीक है, इट मीन्स आपके ब्लड में, और या मैं कह सकता हूँ आपके यूरिया में, कुछ आपकी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ खराब चीज़ें भी होती हैं। ब्लड में तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और यहीं पे तो ब्लड का छनन होगा। अब बेसिकली हमें क्या करना है, जो यूरिया है उसे बाहर निकालना है। ठीक है, कौन काम करेगा सर, ये वृक्क के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। इसे याद रखिए, वृक्क के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन का काम क्या था सर, फिल्ट्रेशन का काम होता है। यही नेफ्रॉन क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। कहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन होंगे, इस तरफ भी इस तरफ भी, ये फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। यहाँ पे ये क्या बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं, यूरिया का छनन करेंगे, मूत्र बनाएंगे। ठीक है, और मूत्र फिर इन मूत्र वाहिकाओं की सहायता से फिर आएगा मूत्राशय में, और फिर ये मूत्र मार्ग से बाहर हम इसे निकाल देते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई। तो नेफ्रॉन क्या काम करेगा, नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। इसलिए जो नेफ्रॉन होते हैं उसे क्या कह देते हैं, इसे हम कहते हैं वृक्क की इकाई। क्या बोलते हैं इसे, वृक्क की इकाई कहते हैं। याद रखिएगा इसे, नेफ्रॉन क्या होता है, वृक्क की इकाई। वृक्क की इकाई, पहली बात। इतनी बात सबको समझ में आई। ठीक है, अब आपने सुना होगा जब मैंने आपको श्वसन पढ़ाया था, तो श्वसन में श्वसन की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है श्वसन की, तो श्वसन की यूनिट क्या होती है सर, कूपिका। क्या होती है, कूपिका। क्योंकि आपको पता है वहां पे कूपिका के माध्यम से क्या हो रहा था, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त और ऑक्सीजन युक्त रक्त का क्या हो रहा था, आपस में छनन हो रहा था, है ना। तभी तो वो जो CO2 वाला जो मेरा गैस थी, ठीक है, जो मेरा वायु के साथ जैसे हमने सब चीज़ें ली थी, फिर हमारी सेल में क्या हो गया था, सेल में से CO2 का फॉर्मेशन हुआ। फिर वो CO2 क्या हो गया, हमें जब ब्रीथ आउट करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो फिर CO2 बाहर चली जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, कूपिका में तो वो CO2 और मेरा O2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है ना वहाँ पे। ठीक है, तो उसकी इकाई क्या होगी, मेरी कूपिका होगी। नेफ्रॉन, वृक्क की इकाई क्या होगी, मेरी नेफ्रॉन होगी। ये याद रखिएगा। ठीक है, और क्या कार्य है इसका, ये यूरिया को छानेगा। और यूरिया बनता कहाँ पे, यूरिया बनता सर मेरे कहाँ पे, यकृत में। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर हम किडनी के बारे में, कि किडनी में क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए अगर हम इसमें यूरिनरी सिस्टम की बात करें, ठीक है, ह्यूमन में जो यूरिया है उसका छनन कैसे होता है, तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। क्या, पहला तो होगा आपका किडनी, जिसको मैंने कह दिया वृक्क। ठीक है, ये हो गया मेरा, एक होगा मेरा वृक्क। सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है इसमें रीनल धमनी। इंग्लिश में भी इसे रीनल धमनी बोल देते हैं, इसको बोलेंगे रीनल आर्टरी। क्या बोलेंगे, रीनल आर्टरी, और आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं रीनल धमनी।
ठीक है। थर्ड इसमें जो होता है वो होता है आपका रीनल वेन। चलिए मैं अब ऐसे लिखना है उसे, ठीक है, रीनल वेन। ये रीनल आर्टरी मतलब रीनल धमनी लिखो इसे, ये रीनल वेन लिखो इसे। और यहाँ पे फोर्थ, जो ये फोर्थ वाला होगा इसमें क्या होता है मेरा, अब बहुत ईजी है, ये मेरा यहाँ पे होगा मूत्रवाहिनी, ठीक है। और इसमें क्या होगा सर मेरा, एक आएगा इसमें आपका मूत्राशय, जहाँ पे आपका क्या होता है, जो जितना भी यूरिया होता है वो कलेक्ट होता है उसको बोल दिया जाता है मूत्राशय। और फाइनली मेरा क्या होगा यहाँ पे मूत्र मार्ग होता है, ठीक है। बस आपको एक और चीज़ वैसे याद रख सकते हो, एक रिंग मसल्स यहाँ पे होती है, रिंग ऑफ मसल्स, रिंग ऑफ मसल्स। और जो सेवेंथ वाला हो जाएगा इसमें मेरा मूत्र मार्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए बहुत ईजी सा काम है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले तो किडनी के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए कि किडनी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप मुझे लिखते जाइए, मैं आपको बताते जाऊँ। जो किडनियाँ होती हैं वो क्या होती हैं सर, पेयर में होती हैं। मतलब कितनी किडनी होंगी सर, हमारे पास 2 किडनी होंगी, ठीक है। कितनी होंगी, 2 किडनी होंगी, या हम इसको बोलते हैं एक जोड़ी किडनी, ठीक है। इसका कलर कैसे होता है, तो जो इसका कलर होता है वो लाल भूरा होता है। कैसा होता है, लाल भूरा। ये पेपर में नहीं आएगा, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, लाल भूरा होता है, ठीक है। लेकिन आप फिर भी इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका शेप कैसा होता है सर, तो जो इसका शेप होता है वो एक सेम के जैसे बीज होते हैं ना, राजमा बोल लो इसे, राजमा के जो बीज होते हैं उस टाइप का इसका शेप होता है, ठीक है। ओके, ठीक है। और इसमें और आकार, आकार कैसा होगा इसका, बंद मुट्ठी की तरह। इसका आकार कैसे होगा, इसका आकार होगा आपका बंद मुट्ठी की तरह। लोकेशन कहाँ पे होती है इसकी, लोकेशन ये रहेगा कहाँ पे, तो हमेशा याद रखिए कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन जो होती है उसकी दोनों तरफ, जैसे ये आपकी बैकबोन है, इसकी इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं जो हमारा जो किडनी होती है वो कहाँ पे होती है, जो मेरे बैकबोन होती है, जो मेरी रीढ़ की हड्डी है उसकी दोनों तरफ होती है। सर इसकी लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई भी आप याद रख सकते हैं 4 to 5 इंच। पेपर में नहीं आएगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है, बस ये मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए आप लोगों की नॉलेज में, आप लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा इसका वेट कितना होगा सर, वेट 140 इसका ग्राम, इसका वेट होता है 140 ग्राम, ठीक है। आपका जैसे यकृत सबसे हैवी ऑर्गन है, ठीक है। और क्या बताया था मैंने आपको, हार्ट के बारे में बताया, तो हार्ट कितना ग्राम का होता है, 300 ग्राम का होता है। उसमें से भी क्या होता है आपका, जो आपके मेल होते हैं, मेल का हार्ट थोड़ा बड़ा होता है, उसमें 182 या 282 300 के आसपास होता है। और जो मेरी फीमेल होती है, फीमेल का जो वेट होता है हमारे हार्ट का वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें मैंने ऐसे नहीं बताया जो आपको याद नहीं हो सकता है। तो किडनी के इस बारे में समझ में आया, किडनी में क्या क्या होता है, चलिए ठीक है। अब सर रीनल आर्टरी का काम क्या है, तो आप सभी को मालूम है रीनल आर्टरी मतलब होता है धमनी, मतलब रीनल धमनी। ऐसी धमनियां जो कहाँ पे आती हैं सर, जो आती हैं मेरे वृक्क में, जो आएंगी किडनी में, उनको बोला जाता है मेरा रीनल आर्टरी। मैंने देखिए यहाँ पे वृक्क बनाया है, जो वृक्क के अंदर की एक संरचना होती है वो कुछ इस टाइप की संरचना होती है। वृक्क के अंदर की जो संरचना होती है कुछ इस टाइप की आपकी संरचना होती है, जो मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है इस टाइप से। मैंने, आप इसमें लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे आर ए से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ। आर ए का मतलब हो गया मेरा रीनल आर्टरी। यहाँ से मैंने बाहर की तरफ भी आपको एक चीज़ दिखाई हुई है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ रीनल वेन, ठीक है। तो मेरा रीनल वेन और ये मेरा हो गया रीनल आर्टरी। इतनी बात सबको समझ में आई है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए रीनल आर्टरी का क्या काम है सर, आर्टरी का काम आपको मालूम है, धमनियाँ क्या करती हैं सर, धमनियाँ हमेशा O2 वाले रक्त को लेके आती हैं, लेके आती कि नहीं आती, इसमें O2 वाला रक्त होता है, मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है जिसमें आपकी ऑक्सीजन होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, आर्टरी, मतलब धमनी, इसे नाम दे दिया जाता है। अब इसको रीनल क्यों बोल दिया सर, क्योंकि जो ये धमनी होती है वो आपके वृक्क में आती है। कहाँ आती है, आपकी किडनी में आती है, आपके वृक्क में आती है, इसलिए इसको रीनल आर्टरी का नाम दे दिया जाता है, पहली बात। अच्छा, जब मैंने आपको बताया था फुफ्फुस धमनी के बारे में, तो फुफ्फुस धमनी के बारे में मैंने क्या बताया था, धमनियों में हमेशा O2 युक्त रक्त होता है, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें कैसा रक्त होता है सर, उसमें CO2 वाला रक्त होता है। वो जो क्या करता है सर, फिल्ट्रेशन के लिए आपके उस रक्त को कहाँ तक लेके जाता है सर, फेफड़ों तक लेके जाता है, ठीक है। पेट क्वेश्चन है, पेपरों में कई बार वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो O2 में तो हमारा धमनी हो गई, तो होता क्या है, देखिए जो भी चीज़ें होंगी सारा आपका किस में होगा, फिल्ट्रेशन का काम करना, सब सारा का सारा क्या होगा, मेरा ब्लड में होगा। ब्लड में मेरे सर क्या क्या होता है, ग्लूकोज भी होता है, प्रोटीन भी होता है, ये मेरे जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं वो कहाँ होते हैं, सारे के सारे ब्लड में होते हैं। तो ये धमनी से क्या होगा मेरा,
यहाँ से मेरा इसमें आएगा। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर? सर मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है नेफ्रॉन का, जो किडनी के अंदर का एक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपको बना दिया है कि इसमें कैसा होता है, मैं वो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो रीनल आर्टरी से क्या होता है मेरा? रीनल आर्टरी से मेरा ऑक्सीजन युक्त रक्त आएगा, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें आपका यूरिया में नाइट्रोजन युक्त जो वर्ज्य होता है वो आएगा, इसमें कुछ आपके लवण होंगे, इसमें आपके ग्लूकोज, आपका आपका अमाइनो एसिड, लवण, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं? वो ब्लड में आती हैं। तो ये धमनी, रीनल धमनी से आपकी बॉडी से कहाँ तक लेके आएगी? वृक्क तक लेके आएगी। किस लिए लेके आएगी? सर इसको छानना है, इसको फिल्ट्रेशन का कार्य करना है। तो होता क्या है, जब आपकी जो ये रीनल आर्टरी है, ये इसको यहाँ पे लेके आएगी, यहाँ तक लेके आएगी, बिल्कुल सर, ये यहाँ तक लेके आएगी। तो जब ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? मूत्र का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्या होगा? रीनल आर्टरी से जो भी आपका ब्लड आएगा, और यहाँ पे आपका क्या होता है? एक मूत्र का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम यूरिया का फॉर्मेशन भी कह देते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है सर? इसका नाम आप लिख सकते हैं, इसका जो नाम होता है ये, इसको बोला जाता है वुमन संपुट। क्या नाम बोल देते हैं इसे? इसको बोल देते हैं वुमन संपुट। वुमन संपुट क्या है ये मेरा? ये वुमन संपुट है। ठीक है, ठीक है सर। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मेरे केसिका गुच्छ होता है, या कोशिका गुच्छ यहाँ पे लिख दो, कुछ यहाँ पे कोशिका गुच्छ के कुछ जाल होते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोशिका गुच्छ। ठीक है, यहाँ पे मेरा होगा कोशिका गुच्छ। कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, होता क्या है यहाँ पे कि आपका जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है, जो मेरा रीनल आर्टरी या आपका रीनल धमनी की मैं बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे लेके आएगा, इसमें यहाँ पे कोशिका गुच्छ होता है। ठीक है, ये किसका डायग्राम है सर? ये नेफ्रॉन का डायग्राम है, याद रखिएगा, ये नेफ्रॉन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ कि आपका नेफ्रॉन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, समझ में आ रही सबको बात? तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे धमनी से आएगा, ये सारा का सारा रक्त आएगा इसमें, यहाँ पे फिर मेरा यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, यूरिया का निर्माण होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा सर? फिल्ट्रेशन का कार्य हो जाता है। मेरी बात समझ में आई? ब्लड जैसे लेके आएगा ये वोमन कैप्सूल में, तो सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे ब्लड छनेगा यहाँ पे। अब ब्लड छनेगा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे बनता है यूरिया। अब जो ये यूरिया आपका जो बन रहा है, ठीक है, तो एक ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है आपको, इस ट्यूब को बोला जाता है प्रॉक्सिमल ट्यूब या प्रॉक्सिमल ट्यूब। यस, इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब, इसे हिंदी में नाम दे देना। जो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रॉक्सिमल ट्यूब है, इसको बोल दिया जाता है मैंने प्रॉक्सिमल ट्यूब। अब क्या होगा? इस ट्यूब के माध्यम से अब यहाँ पे कुछ चीज़ें तो छन गई हैं। अब जब मेरा ब्लड जो छन गया है, वापस जाते हुए उसमें जो CO2 वाला ब्लड होगा, ठीक है, जैसे ब्लड छनेगा तो CO2 वाला जो ब्लड होगा वह RV के थ्रू या रीनल वेन के थ्रू वापस फिर बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे ब्लड छन गया ना, अरे धमनी से ब्लड यहाँ पे आया, यहाँ पे ब्लड छना, यहाँ पे इसने यहाँ पे क्या निर्माण किया? यहाँ पे इसने यूरिन का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? यहाँ पे लिख दूँ, ये यूरिन का निर्माण होगा। यहाँ पे यूरिन या मूत्र जिसे नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यूरिन का निर्माण यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे ब्लड छन गया है, अब इस ब्लड को वापस लेके जाना है। अब CO2 वाला जो ब्लड है, तो RV का काम किया, ये CO2 वाले ब्लड को वापस लेके जाएगा। तो रीनल वेन में क्या होगा? CO2 युक्त ब्लड, और जो रीनल आर्टरी होगी उसमें O2 युक्त ब्लड होगा। कहाँ पे आ रहा है सर? वो वुमन संपुट में आ रहा है। वुमन संपुट में यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है और रीनल वेन के थ्रू वापस वो चला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने छोटी सी ये चीज़ें बनाई हुई हैं। तो ये क्या है? ये क्या है मेरा? एक प्रॉक्सिमल ट्यूब, मैंने इसको नाम दे देता हूँ। जो यहाँ पे आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है हेन। तो यहाँ पे सिंपली क्या लेके आएगा? जो मेरे रीनल आर्टरीज हैं, ये रीनल आर्टरीज का कार्य क्या होगा मेरा? यहाँ पे मेरा रीनल आर्टरीज जो है वो लेके आएगा मेरे ऑक्सीजन युक्त ब्लड को। ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मेरा यूरिन का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूरिन का निर्माण होगा ये कहाँ पे होता है? सबसे पहले ये वुमन संपुट में आता है, इसको वुमन कैप्सूल भी हम नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे जैसे यूरिया का निर्माण होगा, फिर यूरिया का निर्माण होने के बाद ये कहाँ पे आएगा? ये मेरा यहाँ पे एक प्रॉक्सिमल ट्यूब है, जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रही है, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब है। ठीक है, इस प्रॉक्सिमल ट्यूब की हेल्प से ये कहाँ तक जाता है? ये मेरा हैनले लूप तक जाता है, ये इसको लूप ऑफ हैनले भी हम इसे नाम दे देते हैं। इस लूप ऑफ हैनले में होता क्या है आपका? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे होता क्या आपके साथ? सॉल्ट प्लस वाटर, यहाँ पे कुछ चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, जिसकी मात्रा आपकी जो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब जब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर ये बाहर आ गया, ठीक है, ये क्या है आपके, जैसे NaCl हो गया। ठीक है, तो अगर आपके ये सॉल्ट अगर बॉडी से बाहर आ जाएंगे, कैसे आएंगे? इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है।
इलेक्ट्रोलाइट्स, इन्हें नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है कि आपका इसमें आपके कुछ खनिज लवण वगैरह होते हैं, तो ये क्या चले जाते हैं, ये भी आपके ना इसमें छनन के दौरान ये भी इन्हीं के साथ चला जाता है, वाटर के साथ चले जाता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर आपको खनिज लवण चाहिए या इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स पता है सबको, देखिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आपको इंस्टेंट एनर्जी वगैरह के लिए कभी ORS का घोल दे देता है, बच्चों को देता है कि नहीं देता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रोलाइट्स का कार्य क्या है सर, तो इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली वो सॉल्ट होते हैं, ये वो सॉल्ट होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्या है सर, ये हमारे जो बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो ये डिहाइड्रेशन की जो कमी होती है उसको पूरी कर देते हैं, मतलब बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होने देंगे। ठीक है, और अगर अगर बाहर आ गए, अगर ये बाहर आ गए आपके यूरिन में, तो फिर क्या होगा, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो वो डिहाइड्रेशन ना हो तो इसको क्या किया जाता है, यहाँ पे इस हेनले लूप में इनको रीऑब्जर्प्शन इसका होता है। क्या होता है, रीऑब्जर्प्शन इनका होता है, मतलब पुनः अवशोषण, इसे मैं नाम दे देता हूँ। क्या होता है यहाँ पे, पुनः अवशोषण। तो इन सारी चीज़ों का क्या हो जाएगा, पुनः अवशोषण हो जाएगा, मतलब ये हमारा जो है बाहर नहीं निकलेगा हमारे यूरिन में, तो इसलिए इन सारी चीज़ों का पुनः अवशोषण कर देते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ पे होता है, मेरा हेनले लूप में होता है। ठीक, बाकी का क्या है, बाकी का जो भी अब वाटर बचा हुआ है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया चीज़ों का, अब बाकी का जो पानी बचा हुआ है, वो वाटर जो बचा हुआ है, फिर क्या होगा, हमारा जो यूरिन बन गया है, जो बच गया है यूरिन है, जिसको हमें बॉडी से बाहर निकालना है, वो एक डिस्टल ट्यूब होती है। ये मेरा जो डिस्टल ट्यूब है, ये वाली दिखाई दे रही है, ये मेरी एक डिस्टल ट्यूब है। ठीक है, इस डिस्टल ट्यूब की सहायता से क्या करेंगे, ये कलेक्टिवली बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, इन ट्यूब की मदद से क्या होता है, यहाँ पे ये मूत्र वाहिनियाँ आपको दिख रही होंगी, इन मूत्र वाहिनियों के थ्रू ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, फाइनली क्या होता है, यहाँ पे मूत्राशय में ये सारा का सारा जो यूरिन होता है वो यहाँ पे इकट्ठा हुआ, यहाँ पे रिंग्स ऑफ मसल्स होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब आपका 3/4 जब ये भर जाता है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है, जैसे प्रेशर बनता है और उसके बाद समय समय पे इसे मूत्रमार्ग के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है इस यूरिन को। इस टाइप से आपका जो है यूरिन का छनन होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बातें समझ में आई, ये चीज़ फिर से समझा दूं, शायद मुझे लगता है आप लोगों को फिर भी समझ में ये सारी चीज़ें नहीं आई होंगी। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने आपको बहुत सारी ईजी चीज़ें बताई है। मैंने बताया सर ये किडनी होती है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं 10 लाख इस तरफ, 10 लाख इस तरफ, मतलब ये नॉर्मल माना जाता है, इससे ऊपर भी हो सकते हैं। ठीक है, 10 लाख इस तरफ और 10 लाख इस तरफ, इतने सारे आपके नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जो ये नेफ्रॉन है, सबसे पहले क्या होगा हमारा, यहाँ पे जो रीनल आर्टरी होती है, तो रीनल आर्टरी आती है सर किडनी में, मतलब जो मेरी रीनल धमनी होती है वो यहाँ पे आएगी, कहाँ पे, किडनी में आएगी, क्या लेके आएगी, ये ब्लड लेके आएगी, कहाँ पे, ये वुमन कैप्सूल या वुमन संपुट भी से नाम दे दिया जाता है इस वाले पार्ट में, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, इसको वुमन संपुट कह दिया, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या होगा, ब्लड का छनन होता है, ब्लड का छनन होगा और फिर क्या बनेगा, यहाँ पे यूरिया का फॉर्मेशन होता है, और जब यूरिया का फॉर्मेशन होता है उसके बाद जो छना हुआ ब्लड होता है, उसके बाद वो रीनल वेन के थ्रू, जिसे मैंने क्या बोल दिया, रीनल सिरा जिसे मैंने नाम दे दिया, इसके थ्रू CO2 वाला ब्लड फिर वापस चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या कि इसके माध्यम से ये एक मेरी ट्यूब है, इस ट्यूब को मैंने कह दिया प्रॉक्सिमल ट्यूब। इस प्रॉक्सिमल ट्यूब की सहायता से जो मेरा सॉल्ट और कुछ वाटर होता है वो मेरा यहाँ पे पहुँच जाता है। ठीक है, कहाँ पहुँच गया, वो मेरा यहाँ पहुँच गया। लेकिन यहाँ पे हमें करना क्या होता है कि सर जो हमारे यहाँ पे ये सॉल्ट है, इनको हमें बॉडी में बनाए रखना होता है। ये क्या होते हैं सर, मेरे सॉल्ट, जैसे ये मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं सर, इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन नहीं होने देते हैं। हमें अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, हमें फिर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स को बनाए रखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स को बनाए रखने के लिए इनको क्या करना होता है, इनका यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करना होता है। तो यहाँ पे अवशोषण करते हैं हमारा किस चीज़ का, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, वाटर का हो गया, या फिर इसमें कुछ अमाइनो एसिड वगैरह आ गया, तो इन सभी का क्या करेंगे, ये एब्जॉर्प्शन करेंगे, क्योंकि वो हमें बॉडी को उन चीज़ को रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये बॉडी से बाहर आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हमारी बॉडी को वाटर भी चाहिए होता है, अब जरूरत से ज़्यादा पानी अगर बाहर आ गया तो फिर वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। सॉल्ट अगर बाहर आ गया मतलब हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो अगर बॉडी से बाहर आ जाएंगे, फिर हमें तरह तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। ठीक है, फिर हम बिल्कुल वीकनेस सब महसूस करते हैं। तो इसलिए ये क्या करना होता है, इनका एब्जॉर्प्शन करना होता है ताकि ये बॉडी से बाहर ना निकले, दैट्स इट। ठीक है, और फाइनली क्या होगा मेरा, यहाँ पे जो पानी है वो जो पानी की कमी से जो सॉल्ट बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, तो उसकी मात्रा को पूरी करने के लिए मेरे सर इलेक्ट्रोड्स होते हैं। और फाइनली जो मेरा यूरिन जो बच गया है वो यूरिन कहाँ पे आएगा, ये मेरा एक डिस्टल ट्यूब होती है। क्या होती है, डिस्टल ट्यूब।
डिस्टल ट्यूब बोल दो या संग्राहक वाहिनिकाएँ बोल दो, इसे कुछ भी बोल लो, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगी और फिर ये क्या फाइनली क्या होता है, यहाँ पे जो ये मेरा मूत्र वाहिनियाँ हैं इनके थ्रू ये क्या चला जाएगा, ये मूत्र सारा आ जाएगा यहाँ पे, जो ये यूरिन है, ठीक है। वो यूरिन कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, यूरिन और मूत्र एक नाम हो गया, ठीक है। ये कहाँ पे आ जाएगा, ये मूत्राशय में आ जाएगा। यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, ये कलेक्ट हो जाता है और 3/4 जैसे बढ़ता है फिर समय समय में मूत्र मार्ग में से बाहर निकाल देते हैं। बस इतनी सी कहानी आपको याद रखनी थी। मुझे लगता नहीं है आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, सारी चीज़ें समझ में आ गई है ना। अगर फिर भी आपको ये लगता है कि सर ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आया, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी इतना तो आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे, आप लोग अपनी नॉलेज के लिए पढ़िए। और अगर आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो इससे आपके सारे क्वेश्चन अब हो जाने चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपकी एक इसमें आपको लिखा हुआ था ग्लोमेरुलस, आपकी एनसीईआरटी में लिखा है ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस कैसा है, ये ग्लोमेरुलस जो होता है ये आपके केसिका गुच्छ होते हैं। क्या होते हैं ये केसिका गुच्छ होते हैं, ये यहीं पे होते हैं, इन्हीं से ये सारा फिल्ट्रेशन का कार्य होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ये, देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई है, जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स आपस में मिलते हैं वहाँ पे क्या होते हैं सर, केसिकाएं होती हैं, कैपिलरीज, जिन्हें मैं नाम दे देता हूँ। परसों वाली क्लास में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि नहीं बताई थी। तो यहाँ पे भी ये केसिकाओं का कुछ बेसिकली वो कैपिलरीज की ही बात कर रहा है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे O2 आएगा और यहाँ से फिर CO2 बन के फिर जो वापस जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पे जो रीनल आर्टरीज और रीनल वेन्स जो हैं इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा, वो केसिका करेगा, जिसको मैं कैपिलरीज नाम दे देता हूँ। तो वही ये केसिका गुच्छ है कि ग्लोमेरुलस में क्या होता है, केसिका गुच्छ होते हैं। तो उन केसिका गुच्छ के माध्यम से क्या होता है, जो O2 और CO2 का क्या होता है वहाँ पे आपस में थोड़ा एक्सचेंज हो जाता है और फिर CO2 युक्त रक्त वापस हमें बॉडी में भेज दिया जाता है, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर है। चलिए, अब इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। अब याद क्या रखनी है, देखिए अब आपको पता है यूरिन हमारा बन गया। अब आपने कभी यूरिन में देखा होगा तो इसका जो कलर होता है वो येलोइश कलर होता है। येलोइश कलर होता है, बिल्कुल होता है सर। जो येलोइश कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, मैंने आपको बताया कोई भी जो कलर होता है वो उसके पीछे एक पिगमेंट होता है। जैसे सिंपली जो हरा रंग होता है पत्तियों में किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। जैसे मेरा यकृत से जो येलोइश जो हमारा, या उसको मैंने ग्रीनिश भी कहा था आपको, उसको जैसे भी होता है हम उसको कंफर्म कर लेंगे, वो ब्लू रिबिन की वजह से होता है। तो ऐसे आपका क्या होता है, येलो जो कलर होता है मेरा मूत्र का, वो किसकी वजह से होता है, इसमें एक पिगमेंट होता है जिसे मैं नाम देता हूँ यूरोक्रोम, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए, यूरोक्रोम, यूरिया से रिलेटेड है, यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम की वजह से क्या होता है, जो मेरा यूरिया होता है, ये मेरा जो मूत्र होता है उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो कलर होता है, ठीक है। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई है, ठीक है सर। अब देखिए, अब इसमें और क्या रह जाता है, अब मुझे लगता नहीं है इसमें कोई चीज़ें और रह गई हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाता है और मुझे लगता है कि इतना बहुत है आज के लिए, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें बच जाती हैं, जैसे आपका इसमें जो किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं, किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं, अभी मैंने आपको बीमारियों के बारे में नहीं बताया। अभी जो श्वसन से संबंधित बीमारियां होंगी वो आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा तो उसको समझा भी दिया जाएगा, ठीक है। तो श्वसन से संबंधित जो बीमारियां होती हैं एक, और आपके जो पाचन रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं आपके सेकंड, जो आपकी उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, किससे रिलेटेड प्रॉब्लम, जो आपके संवहन या परिवहन तंत्र, जो आपने ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगी, उससे जो बीमारियां होती हैं आपके दिल में या हार्ट में, एक वो आपको पढ़ना है। मतलब बीमारियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वो बिल्कुल सेपरेट होगा। तो ऐसे कुछ क्या होगा, जो किडनी से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनको हमें पढ़ना होता है। अब किडनी से संबंधित बीमारियां क्या होती हैं सर, देखो किडनी से संबंधित बीमारियां एक ही हो सकती है कि यहाँ पे कोई बैक्टीरियाज कभी आ जाते हैं, उसको नेफ्राइट्स बोला जाता है, ठीक है। और कभी क्या होता है कि देखिए, अगर यूरिया की मात्रा अगर आप में ब्लड में ज़्यादा हो गई है, किसकी मात्रा, अगर यूरिया की मात्रा कभी आपके ब्लड में हो गई है तो इसके बढ़ने से भी क्या होगा सर, आपको बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। बात समझ में आई है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो आपकी किडनी में होती है। फिर क्या होता है, किडनी स्टोन, जिसे हम पथरी नाम दे देते हैं, होता कि नहीं होता किडनी स्टोन, मतलब जो पथरियाँ होती हैं हमारे, जो स्टोन्स होते हैं हमारे, जो किडनी में हो जाते हैं, तो एक वो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। किस वजह से बनता है सर, वो आपके जैसे जो कुछ जब हम कोई खाना खा लिया या फिर हम जो पानी वगैरह पीते हैं तो उसमें होता क्या है कि ना कुछ एक कैल्शियम ऑक्जेलेट की कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल हो सकते हैं, आप इसमें नाम लिख सकते हैं। तो उसकी जो है वो स्टोन बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या हो जाते हैं, वो हमारे यहाँ फंस जाते हैं, और फंसेंगे तो फिर जाहिर सी बात है फिर हमें प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर क्या होता है उसका, फिर हमें उनको ऑपरेशन करना होता है, ठीक है। तो कितना होता है लगभग, जैसे ये 5 mm से लेकर के और 6 mm इस टाइप से के जो स्टोन होते हैं, बहुत छोटे छोटे से स्टोन होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बीमारियाँ आपकी इससे रिलेटेड होती हैं। चलिए,
तो अब मुझे लगता नहीं है कि अब इसमें कोई चीज़ें छूटी हुई हैं, या फिर इसमें कुछ और चीज़ें होती है। कभी अगर आपके माना कोई किडनी फेलियर हो गया, किडनी कैसे फेल होती है सर, किडनी फेल होने के भी बहुत सारे वो होते हैं, रीजंस होते हैं, ठीक है। किडनी अगर फेल हो गई तो देखो आपका आपका यूरिया का फॉर्मेशन नहीं होगा, यूरिया का निर्माण ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे बहुत सारे इतने नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन ही तो सारे का सारा काम कर रहा है, यूरिया का फॉर्मेशन नेफ्रॉन ही तो कर रहे हैं, और नेफ्रॉन किसके अंदर है? ये सारा किडनी के अंदर है, तो ये आपका निर्माण नहीं हो पाएगा। फिर आपका क्या हो सकता है, कभी किडनी फेल होने के कारण हो सकता है कभी चोट वोट लग गई किडनी में, किडनी मतलब कभी ऐसा कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मेरा चोट लग जाती है किडनी में, तो फिर ये किडनी क्या करना पड़ेगा, किडनी फेल हो जाएगी, ये कार्य करना बंद कर देगी। और सर जब किडनी ने कार्य करना बंद कर दिया है तो जितना आपने अभी तक पढ़ा है, ये नाइट्रोजन युक्त जो वर्ज्य पदार्थ होता है ये बॉडी से बाहर ही नहीं निकलेगा, और जब ये बाहर नहीं निकलेगा तो फिर जाहिर सी बात है हमारे जो ह्यूमन है उसकी डेथ होना पॉसिबल है, ठीक है। तो जो ये टॉक्सिक मैटर होता है, जो विषैले जो ये पदार्थ होते हैं, इनको बाहर निकालना जरूरी होता है। अगर किडनी फेल हो गई तो फिर ये बाहर नहीं निकलेंगे। दैट्स इट, आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है, तो तब आपका ये उत्सर्जन तंत्र खत्म हो जाता है। एक इसमें लास्ट जो बचता है वो है आपका डायलिसिस। कि डायलिसिस क्या होता है सर? डायलिसिस सबको मालूम है। देखो डायलिसिस में क्या है, देखो इन केस अगर आपकी बॉडी में ये सारा काम नहीं हो रहा है, जैसे मैंने अब सिंपल कह दिया कि आपकी किडनी फेल हो गई, किडनी फेल होने का मतलब आपकी किडनी काम नहीं कर रही है। और काम नहीं करने का मतलब क्या है? काम नहीं करने का मतलब ये है कि आपकी जो भी ये नेफ्रॉन वगैरह हैं ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे आपका यूरिया का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब यूरिया का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे जो नाइट्रोजन युक्त जो वर्ज्य है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। और जब ये बाहर नहीं निकल पाएगा इट मीन्स अब आपको बाहर निकालना है ना इसे, अब किसी न किसी मेथड से तो इसको बाहर निकालना है। अब क्या करोगे आप? तो इसके लिए क्या होता है, एक आपकी जो अपोहन जिसे नाम दे दिया जाता है, जिसे हम डायलिसिस बोलते हैं ना, हिंदी में इसे अपोहन कहते हैं, डायलिसिस, ठीक है, अपोहन। इस मेथड के थ्रू हमें क्या करना होता है, फिर इस मेथड के थ्रू हमें ये सारी चीज़ों को बाहर निकालना होता है। किसे? जो नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य होते हैं। अब क्या करते हैं सर इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि आपको करना क्या है। देखिए अब आपको कैसे निकालना है, ब्लड से निकालना है ये बाहर, बिल्कुल ब्लड से बाहर निकालना है। तो आपका जैसे हैंड हो गया, ये आपका हैंड हो गया, ठीक है। अब हैंड में कुछ क्या कर देते हैं, ये कुछ ट्यूब्स वगैरह लगा देते हैं। अब ट्यूब्स लगाएंगे, और फिर इन ट्यूब्स में क्या होगा सर, एक आपकी रीनल जो आर्टरी है एक ये होगा, और एक आपके रीनल वेन्स होगी। तो रीनल आर्टरी के माध्यम से जो आपका O2 युक्त जो रक्त है उसको फिर इस टाइप से फिल्टर करते हैं, और बाकी का जो आपका रीनल वेन है उसको फिर दोबारा से आपकी बॉडी के थ्रू ही वापस पंपिंग कर देते हैं। पंपिंग कहने का मतलब है कि हार्ट तक पहुंचा देते हैं। तो ये ऐसी डायलिसिस प्रोसेस होती है, ठीक है। सबको समझ में आई डायलिसिस प्रोसेस क्या होती है? बहुत सिंपल सी बात है सर। डायलिसिस प्रोसेस में आपको क्या करना होता है, एक रीनल आर्टरी निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे रीनल आर्टरी होती है ना, सेम ऐसे आपका सिंपली करना क्या है, वो धमनी से आपकी एक ट्यूब निकाल देते हैं। आपके हैंड वैंड में कुछ जो इस टाइप से कुछ क्या कहते हैं उन्हें, जैसे इंजेक्शन टाइप के होते हैं, उन्हें लगा देंगे, ठीक है। फिर उससे क्या होगा, एक ऐसे यहाँ पे कोई एक इन्होंने ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है कोई ऐसे पॉट वॉट ले लिया, बर्तन ले लिया। फिर यहाँ पे क्या होगा, इसका छनन होता रहेगा, और बाकी का जो छनने के बाद क्या होता है, ये वापस CO2 वगैरह हमारे पूरी फिर बॉडी में चला जाता है। किसके थ्रू? रीनल वेन के थ्रू चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो एक वयस्क मनुष्य होता है, मतलब जो 21 ईयर से ऊपर के जो लोग होते हैं उन्हें वयस्क मनुष्य कहा जाता है। तो उनमें एक दिन में 180 लीटर निस्यंदन वृक्क में होता है, ठीक है। समझ में आ गए? अब बहुत सारे सोच रहे होंगे सर क्या बता दिया ये, है ना। लेकिन वास्तव में हमें होता क्या है, 1 से 2 लीटर तक का ये हमारा क्या होता है, जो हमारा यूरिन होता है उसका निर्माण हो पाता है, 1 से 2 लीटर, ठीक है। बाकी क्या होता है, बाकी का एक्चुअली जो हमारा निस्यंदन होता है, निस्यंदन मतलब जिसको हम फिल्ट्रेशन कह रहे हैं, हम फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे सर, ये फिल्ट्रेशन होता है। ये फिल्ट्रेशन के माध्यम से क्या होता है, फिर अवशोषण कर लिया जाता है। जैसे मैंने भी आपको बताया था ना कि सर यहाँ पे अवशोषण हो जाता है, तो ऐसे इनका अवशोषण हो जाता है बाकी चीज़ का, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं कि सर 180 लीटर बोल दिया, तो वैसे 180 लीटर होता है, लेकिन वो एक्चुअली में जो यूरिन होता है वो केवल कितना होता है आपका, 1 से 2 लीटर तक का होता है, ठीक है। तो 1 से 2 लीटर का इसलिए होता है क्योंकि जो इसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं उनका अवशोषण हो जाता है यहाँ पे, किसमें, ये हेनले लूप जिसे मैं नाम दे देता हूँ। बस इतनी से सारी चीज़ें थी सर आपको जो समझनी थी। बाकी मेरी तरफ से आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब आपका जो कल होने वाला है, कल आपका जैवों में विविधता, ये वाला चैप्टर आप कर लीजिए, जीवों में विविधता, ठीक है। जीवों में विविधता आपका कल टेस्ट होगा, किसमें, आपका एप्लीकेशन में कल टेस्ट होगा। ये टेस्ट को अपना अच्छे से दीजिएगा, और जो इसका जो टेस्ट होगा फिर वो आपका परसों इसका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे भी होता है आप लोगों से पूछ के ही वो सारी चीज़ें कर ली जाएंगी।
और टेस्ट सभी लोग करिए, और कहीं भी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होती तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में। बाकी जो आपके वन लाइनर जो रेगुलर जो ग्रुप में जो चलता रहता है वो करते रहिए, और अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। ठीक है, तो मिलेंगे फिर हम एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।